हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसमें सभी आपको मिलते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के आर्टिकल्स प्लस आपका एडिटोरियल सेक्शन और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट भी मैं इसमें डिटेल में कवर करती हूँ। तो जो भी आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा या फिर जो भी आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए जो है वो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ में जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है जैसे एनडीए सीडीएस, तो उनके लिए भी ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो पहला हमारा आज का जो कोट है वो है, डोंट एक्सपेक्ट टू सी अ चेंज इफ़ यू डोंट मेक वन। मीन्स आप जो है वो बदलाव अगर खुद करेंगे तभी आपको बदलाव दिखेगा। देखिए, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी होता है ना। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। तो फिर भी अगर आपको जो है वो लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको पहले उसके लिए अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस करने होंगे। मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट दिया और आप नहीं कर पाए, आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया और आप नहीं कर पाए, तो तीसरे अटेम्प्ट के बारे में आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या गलतियां रहीं ना। इंसान हर गलती के बाद कुछ ना कुछ सुधार करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी आप देखोगे कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाया तो क्या मेरी मिस्टेक रही, कि क्या चीज़ थी, कौन सा सेक्शन था जो मैंने नहीं पढ़ा था अच्छे से, या क्या चीज़ मुझे और अच्छे से कवर करनी चाहिए थी, है ना। तो हमें जो है वो उन चीज़ों पर हमेशा काम करना पड़ता है और उनको बदल करके ही हम जो है वो यहाँ पर सक्सेस पा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है। बात करते हैं आज के एमसीक्यूज़ की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव। हमारे पास ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जो है वो स्माइल 75 डिसीजन लिया है? तो इसका जो आंसर है ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बट फिर भी आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री होस्टेड द बायलैटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड उद्रा शक्ति। ठीक है, तो उदार शक्ति किसने जो है वो एक्सरसाइज यहाँ पर किया है? बायलैटरल एयर एक्सरसाइज जापान, बांग्लादेश, मलेशिया या फिर यूएई। तो इसका आंसर आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन जुलाई 2022? 4.71%, 5.71%, 6.71% या फिर 7.71%। तो इसका आंसर भी आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। उसके साथ में वीडियो के एंड में आपको जो है वो आंसर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस जो है वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है कि एमएचए ने जो है वो ओवररूल कर दिया है ट्वीट को कि रोहिंग्यास को फ्लैट्स देने की जो बात की गई थी। सो बेसिकली यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जो फ्लैट्स आते थे उनको जो है वो रोहिंग्यास को प्रोवाइड करवाने की बात की थी, पर अब इसको जो है वो डिनाई कर दिया गया। तो ये ट्वीट के द्वारा जो है वो इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने जो है वो इसको मना कर दिया है, ये कह करके कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं। देखिए, आपके जो माइग्रेंट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। माइग्रेंट्स की बात करें या रिफ्यूजीज़ की बात करें तो दो तरह के रिफ्यूजी हो सकते हैं। एक तो वो जो है पूरे लीगल तरीके से आए हैं, उनके पास पासपोर्ट वीज़ा सब है, और एक वो हैं जो किसी भी तरह से जान बचा करके भाग करके आ गए हैं और किसी भी एरिया में रहने लग गए हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो ये इलीगल माइग्रेंट्स की जब बात आती है तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये इनके आने की वजह से या रिफ्यूजीज़ के आने की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे अपने सिटीज़न के लिए हैं उनका जो है वो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो सकता है। कई सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती है जिस वजह से यहाँ पर फ्लैट्स देने को डिनाई कर दिया है। प्लस इनको जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बताया गया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकते हैं और वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि डोंट मिसलीड पब्लिक अगेंस्ट एलोपैथी। हाईकोर्ट ने कहा है ये
रामदेव जी को। तो बेसिकली जो योग गुरु हैं रामदेव, उनको जो है वो यहाँ पर मिसलीड करने के लिए जो है वो फटकार लगाई गई है। यानी वो किसी भी तरह से धड़ल्ले से जो है वो अपनी कोरोनिल वैक्सीन जो इनकी पतंजलि की है उसको कोविड-19 के लिए जो है वो ये बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। ठीक, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि उड़ीसा फ्लड अफेक्ट्स 4.6 लाख पीपल। अब देखिए, मतलब हमारे इंडिया में फ्लड्स जो है वो कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। तो इस बार अभी हम बात करें उड़ीसा की, बोल रहे कि 4.6 लाख पीपल जो है वो इससे अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी बात करते हैं, ये कहाँ की बात करें तो लो लाइंग एरियाज ऑफ जगत सिंहपुर, केंद्रपारा जो कटक के पास में है। तो कटक में आपको पता है कौन सी नदी जो है वो डेल्टा बनाती है, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कटक और पुरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड जो है वो हमें देखने को मिला है महानदी नदी के द्वारा, ये जो है वो किया गया है। तो अभी हम महानदी रिवर के बारे में कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं रिवर के बारे में। तो ये है आपकी महानदी रिवर। ठीक है, तो महानदी रिवर की आप यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। एक है आपकी सियोनाथ होगी, हसदेव आ गई, ठीक है, मंड आ गई, ईब आ गई, फिर ये जोंक है, ओंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये सब रिवर्स जो है वो इसके साथ में जुड़ती है। ये तेल है, यहाँ पर जुड़ेगी और फिर ये नदी आगे बढ़ती है और जाकर के कटक में अपना डेल्टा बना देती है। ये आपको चिल्का लेक देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर चिल्का लेक भी महानदी के मुहाने पर है। ठीक है, अच्छा, तो आपने जो है वो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है महानदी रिवर का ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट ऐसा ही एक हमारे पास और भी केस देखने को मिला, तो बोल रहे हैं कि गोदावरी नदी जो है वो तेलंगाना में अब डेंजर मार्क फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसने जो है वो फ्लड लेवल यहाँ पर राइज हो रहा है, तो श्री अंजना जो टेम्पल है उसे इसने क्या कर दिया है, जो भद्राचलम को इसको जो है वो डुबो दिया है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये गोदावरी आपकी रिवर आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी फ्लो हो रही है। ये मैप पुराना है तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिलेगा और तेलंगाना में ये बहेगी और फिर उसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश में आएगी। आंध्र प्रदेश में ये कहाँ पर, किस पॉइंट पर जो है वो डेल्टा बनाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख सकते हो ये गोदावरी बेसिन है। ठीक, तो ये यहाँ से जो है वो निकल रही है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, नासिक का त्र्यंबकम प्लेट्यू। तो यहाँ से ये निकलती है और आगे को बहना शुरू कर देती है। देखो, अगर हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो मेन आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी हैं, धरना है, ये आगे आपका है ना, तो कई सारी आपकी आ जाती हैं ट्रिब्यूटरीज, पर मेन हमारे पास आएगी ये। तो आपने ये याद रखनी है कि पेन गंगा, ठीक है, वेन गंगा और वर्धा, बाकी इसकी एक पेंच भी है इसी की, ये अपर वेन गंगा आ गई। ठीक है, और ये आ जाता है आपका, तो ये आगे बहती है और फिर गोदावरी में मिल जाती है। और इसकी जो एक लौती ऐसी ट्रिब्यूटरी जो सदर्न एंड से आती है वो कौन सी है, ये आपकी मंजीरा बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको मंजारा बोल सकते हैं। तो ये आपकी एक लौती ऐसी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि साउथ से आती है। ठीक है, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगी इंद्रावती। ठीक, और फिर आगे जा कर के ये अपना डेल्टा बना देती है। तो इस पॉइंट का नाम आपने मुझे बताना है कि कहाँ पर ये अपना डेल्टा बनाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका गोदावरी बेसिन है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। नेक्स्ट बोले रिस्टोरिंग हिस्ट्री। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ में, तो ये अभी यहाँ पर जो एक डोम है वो कोलैप्स हो गई है, तो उसको जो है वो मतलब बारिशें होने की वजह से ये कोलैप्स हुआ है, तो उसको अभी रिस्टोर करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेसिकली चार मीनार के पास यानी हैदराबाद में यहाँ पर जो आपकी लाख की बैंगल्स होती हैं उनको जो है वो जीआई टैग देने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द फोर्थ ताइवान क्राइसिस।
तो ये आपका एडिटोरियल में बड़ा ही शानदार आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली फिर से चाइना, ताइवान और यूएसए को यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। तो पूरा वही पुरानी बातें चल रही हैं यहाँ पर कि पूरा हिस्ट्री बताया गया है, तो वो सब चीज़ें आपकी है। जो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है, हाउस स्पीकर जो कहाँ की है, यूएसए की, इनकी विजिट जो ताइवान में हुई, उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो ड्रिल्स वगैरह करना, मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह करना चाइना ने शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो बेसिकली इस आर्टिकल की शुरुआत एक स्टोरी से की गई थी, एक घोस्ट की स्टोरी, जो है यहाँ पर घोस्ट को रिप्रेजेंट किया गया था, यूएसए को। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि अभी भी जो है कन्फ्रंट करता है चाइना इस घोस्ट को, बट फिर भी थोड़ा बहुत इससे डरता था उस टाइम, माओ जेडोंग के टाइम पर। ठीक है, तो वहाँ पर उस सब की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बोल रहा है कि 1950s में ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करना और वो सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर यूएसए आ गया था उस समय। तो बेसिकली हुआ क्या, आप देख सकते हो कि जो चाइना और जो आपका ताइवान है, ठीक है, तो चाइना और ताइवान की क्राइसिस किस तरह से है, इसको हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो बोले कि बाय द टाइम चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग मिलिट्री कैपेसिटीज़ अभी बना रहा है, एंड जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में इस रीजन में जो है वो इसने बनाना शुरू कर दिया। 1970s में यहाँ पर क्या देखने को मिला कि सोवियत यूनियन का जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हुआ। तो चाइना ने थोड़ा सा फोकस किया यहाँ पर कि हमें यूएसए के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए कि रशिया की तरह हमारा हाल नहीं हो। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, आप देख सकते हो कि एक तरह से जो मेनलैंड चाइना है, मेनलैंड चाइना से जो क्योमितांग है, यानी इनके साथ में जो है ये और ताइवान जो है, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, इनको जो है वो उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश किया। ठीक है, तो 1954 और ये जो किनमेन और मात्सू आइलैंड है, इनको एक्वायर करने की कोशिश किया, और कोमितांग जो है वो जाकर के ताइवान में बस गए थे। तो 1954 के अराउंड या 1958 के अराउंड इन्होंने इसको कई बार जो है वो कोशिश किया, बट फिर भी यूएसए की जो नेवी के होने के कारण ये नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय जो है वो चाइना की नेवी उतनी ज़्यादा फ्लरिश्ड नहीं थी। तो अभी 1970s के अराउंड यहाँ पर चाइना ने सोचा कि यूएसए के साथ में हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं ताकि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर सकें। तो ताइवान की इशू को इन्होंने एक बैक बर्नर में डाल दिया कि चलो देखते हैं, बाद में इसको देखते रहेंगे। पर फिर भी इनका गोल एक ही रहा कि हमने यूनिफिकेशन करना है ताइवान का, मेनलैंड चाइना में इसको मिलाना है। तभी तो चाइना वन चाइना पॉलिसी को स्ट्रेस देता है, और इंडिया भी इसको जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा कश्मीर का इशू चलता है और इनका ताइवान का। अब यहाँ पर 1995 में क्या होता है कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट ली तैग हुई थे, उन्होंने विजिट किया यूएस की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो चाइना ने उस समय भी मिलिट्री ड्रिल्स करना शुरू कर दिया, बट फिर भी अच्छे से कर नहीं पाया, क्योंकि उस समय भी चाइना यूएसए का मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर चलती आ रही थी। अब न्यू नॉर्मल में क्या बोल रहे हैं कि पिछले 27 साल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ की रीजनल सिचुएशन जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी है। सोवियत यूनियन जो है वो आप देख सकते हो कि यूएस, चाइना और यूएस थोड़े क्लोज आ चुके थे, और ये सब चीज़ें चल रही थी, और ये चाइना ने दोनों के साथ में जो है वो रिलेशन बना के रखे थे। यूएस के साथ में कोल्ड वार की तरह ये भी अपने आ गए। ठीक है, धीरे धीरे कर करके तो ये सब चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो गई थी। बोला कि ताइवान स्ट्रेट्स जो है, बोला चाइना की ड्रिल्स यहाँ पर 1990s से चलती आ रही हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वो भी बोलते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो नेवी है उसको लेकर के आ सकते हैं। तो बोल रहे कि द शार्पेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज चेंजेस इन द फोर्थ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस अनलेश्ड बाय चाइना रिस्पॉन्स टू मिस पेलोसीज विजिट टू द आइलैंड, कि यहाँ पर जो बाइडेन भी इस चीज़ को कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ एम्बिग्विटी है कि ये कुछ एम्बिग्वियस रखते हैं अपने रिलेशंस को, पूरा बताते नहीं है उसको प्रॉपरली कि हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साथ देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि अभी जो हमें मुस्लिम वर्ल्ड में देखने को मिला, जो यूएसए की किरकिरी हुई है, उसके बाद में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो ये सब चीज़ें अब बोले कि यूएस की जो पॉलिसी है वो लेस एंड लेस एम्बिग्युअस होती जा रही है और थोड़ी सर्टेन भी होती जा रही है। बोला अगेंस्ट ऑलरेडी टेंस बैक, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं यूएसए को अपनी इमेज भी बनानी है।
है ना। तो जो बिगड़ी हुई इमेज है उसको भी बनाने का उनके ऊपर प्रेशर है, ठीक। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। बोले कि चाइना के लिए ये जो घोस्ट यानी यूएसए है हैज़ बीन इंक्रीमेंटली वायलेटिंग द स्टेटस को, कि वो इनके स्टेटस को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, ठीक। तो ये मतलब न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं कि ये मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह वो सब चीज़ें, कि क्या वॉर हो सकती है कि नहीं, उसके ऊपर बात की जा रही है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वॉर के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बोला कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ओपियम वॉर हुई थी, फर्स्ट ओपियम वॉर 1939 से 42 के अराउंड, उसमें भी हमें ऐसी जो है वो इनके साथ में जो ह्यूमिलेशन है वो देखने को मिली थी। एंड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स आइलैंड बैक फॉर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल रीजन, कि वो अपने पास में इनको चाहती है। और हिस्टोरिकली जो पार्टी है वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट देखती है, ठीक है। बोलते कि इम्पीरियल चाइना जो था, जब तक वहाँ पर जापानीज़ ने कब्जा नहीं किया था, 1995 में जो है वो जापानीज़ की कॉलोनी रही है ये। बोले कि जापान को जो है वो डिफीट कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो ताइवान जो है उसको रिटर्न कर दिया गया, दोबारा लौटा दिया गया नेशनलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना को, ठीक है। जिसको रूल कौन करते थे, क्यूमिंटांग जो है वो रूल करते थे, ठीक है। तो चियांग काई शेक की बात करें और उसके ये जो क्यूमिंटांग सपोर्टर जो थे 1949 में, वो सिविल वॉर में हार गए और माओ जेडोंग जो है वो जीत जाते हैं। तो उसके बाद में जो है वो ये भाग करके ताइवान वाले आइलैंड में जो है वो आ जाते हैं, तो सेल्फ रूल आइलैंड इसको बना देते हैं। तो ये पूरी की पूरी ताइवान की हिस्ट्री है और उसके बाद से ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो माओ जेडोंग ने भी बड़ी कोशिश की इसको वापस पाने की, पर यूएसए के इंसर्जेंसी के कारण हो नहीं सका। तो अभी जो शी जिनपिंग है वो यहाँ पर सेम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो देखिए जो लीडर होगा ना, जो लीडर जो है वो इस काम को कर देगा उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जो लीडर जो है वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व कर देगा उसकी पावर इंडिया में बढ़ जाएगी। तो अभी जो आपके शी जिनपिंग है वो अपनी थर्ड टर्म के लिए जो है वो देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वॉर हो जाए, क्योंकि चाइना की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है फाइंडिंग अ होम, यानी फिर से जो एडॉप्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोल रहे कि जो पॉलिसी इंटरवेंशन है विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज ऑफन एंड्स अप एन एक्सरसाइज इन द सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ऑफ दोज इन अथॉरिटी एंड रिजल्ट इन लिटल नो बेनिफिट फॉर द इंटेंडेड टारगेटेड ग्रुप, कि उनको तो पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जो अडॉप्शन लॉज हैं उनको जो है वो रिव्यू करने की बात की जा रही थी। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बिठाई गई, पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड लॉ जस्टिस। इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा मिसमैच यहाँ पर देखने को मिलता है हमने, नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर टू अडॉप्ट एंड चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, इसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच है। और इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें कोई एक रेमेडी निकालनी होगी जो इंश्योर कर सके कि जो ऑर्फन या अबैंडन्ड बच्चे हैं, ठीक है, कि उनको या जो बैगिंग करते हुए दिखते हैं स्ट्रीट्स पर, उनको अडॉप्शन के लिए लाया जा सके, ठीक है, ताकि सब चीज़ों, क्योंकि अडॉप्ट करने वाले ज़्यादा हैं और अडॉप्ट होने वाले बड़े कम हैं। तो ये चीज़ को सजेस्ट किया गया। तो बोला कि जिनको अबैंडन कर दिया गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, जो ऑर्फन है, उनको इसमें लाने की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें कि सिर्फ हमारे पास 2430 बच्चे जो है अवेलेबल थे अडॉप्शन के लिए, तो बोला कि इट इज़ ट्रू दैट देयर आर ऑलवेज more people waiting to adopt children than number of children actually available for adoption, कि ज़्यादा लोग जो है वो वेट करते हैं। तो ये हिस्टोरिकली जो है वो एक तरह से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। अब रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं कि यहाँ पर जो है वो 27,939 पर्सपेक्टिव पेरेंट्स ने रजिस्टर किया था सेंट्रल एडॉप्शन आपकी रिसोर्स अथॉरिटी को, यानी कारा को 2021 में। और यहाँ पर 2017 में कितनों ने किया था, 18,000 ने। तो अभी अडॉप्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बोले कि 6,996 ऑर्फन या अबैंडन्ड बच्चे हमारे पास सिर्फ अवेलेबल थे उस समय, ठीक है। तो बोले कि यहाँ पर ओनली 2,430 वर डिक्लेयर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटीज़ की उन्होंने कोई यहाँ पर बताया। तो ये क्लेम किया गया कि वेटिंग फॉर अडॉप्शन हैड इंक्रीज इन 3 years, की और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला, पर चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही कम है अभी भी। तो फिर बोल रहे हैं कि
बट द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन द कंट्री टाइटन, उसको और ज़्यादा टाइट कर दिया है, लीगली उसको और ज़्यादा या प्रोसीजर उसका और भी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। तो रैम्पेंट मैल प्रैक्टिसेस को जो है या ये जो अडॉप्शन रैकेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ये काम किया गया है। तो कारा को इंस्टॉल किया गया एक नोडल बॉडी की तरह जो कंट्री में पूरा एडॉप्शन को देखेगी, उनको मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, तो उस सब के लिए इसको किया गया। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है वो इंटरप्रेट किया कि जो भी ऑटोमेटिक हैप्पीनेस होगी बच्चों की, यानी कि जिसमें भी वो कर पाए या उनको किस उस सब चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, यानी चिल्ड्रन सेंट्रिक एक फिलॉसफी लेकर के आनी है, बच्चों की तरफ से जो है वो सब चीज़ें सही होनी चाहिए, ये सब बातें की जा रही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि दिस मैरीटाइम पार्टनरशिप इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो बेसिकली यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है यूएसए और इंडिया की। तो इंडिया और यूएसए के टाइज कैसे हैं यहाँ पर मैरीटाइम पार्टनरशिप में, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सो बेसिकली जो चार्ल्स ड्रू है यूएसए की एक जो नेवी की ड्राई कार्गो शिप, वो रिपेयर के लिए जो है वो चेन्नई में आती है। अब चेन्नई में वो रिपेयर के लिए आती है तो उसको क्या बोला कि ऑल्दो बायलैटरल एंड स्ट्रैटेजिक जो भी स्ट्रैटेजिक टाइज हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ाने की बात करें। अब देखिए ये कुछ ऐसी मिलिट्री उसके लिए नहीं आ रही है, ड्रिल करने के लिए नहीं आ रही है, रिपेयर के लिए आई है, तो वो जो है वो इस तरह से आ सकती हैं। तो बोला कि इसका जो अराइवल है एट द लार्सन एंड टर्बो LNT फैसिलिटी कुट्टुपल्ली डॉकयार्ड जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, तो यूएस को जो है वो सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन को जो है वो यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बोला कि साइन ऑफ बॉर्डर टेम्पलेट क्या चीज़ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से ये ऑप्टिमिस्टिक एक जो है वो इंडिया के लिए हो सकता है कि इससे बायलैटरल जो 2+2 डायलॉग है जो कि अप्रैल में हुआ दिस ईयर, तो यहाँ पर दोनों कंट्री ने बोला कि हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इंडियन शिपयार्ड्स को यूज़ करके और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करेंगे। तो इसमें मिलिट्री ड्रिल को नहीं बोला गया था, वो सिर्फ रिपेयर के लिए आए तो उसके लिए आ सकती है, ये 2+2 डायलॉग में बोला गया था। तो बोला कि जो भी यूएस की मिलिट्री सिलाइट कमांड है या इन द वीक ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग, तो MSC कैरिड एग्जॉस्टिव ऑडिट इन इंडियन यार्ड्स की, वो सब चीज़ों को भी देखा गया कहाँ पर कुट्टुपल्ली रिपेयर यहाँ पर। ठीक है, रिपेयर के लिए ये आई थी। तो बोला कि ये जो डॉकिंग हुई है यूएस मिलिट्री वेसल की, ये फंक्शनल और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस दोनों को बताती है। फंक्शनली जो है आपको पता ही है कि हमने जो है वो लिमोया साइन करके रखा हुआ। लिमोया क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है इंडिया का, इसको हमने यूएस के साथ में 2017 में साइन जो है वो किया था। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज आपको पेपर में आ सकता है। तो बोला 2023 का आई होप आप सब ने जो है वो अटेम्प्ट देना होगा, जिन्होंने प्री के लिए करना है तो वो जो है वो इसको ज़रूर ध्यान रखें। प्लस जिन्होंने जो है वो मतलब अपेयर होना है तो वो इन चीज़ों को भूले नहीं। तो बोला कि दस फार इंडिया यूएस कॉपरेशन जो भी चल रही है उसको कन्फाइन कर दिया गया एक्सचेंज फॉर फ्यूल एंड स्टोर्स, वो सब चीज़ों के लिए भी किया गया कि जो भी रिलीफ ऑपरेशंस होंगे या जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगे वहाँ पर भी हम साथ में मिल करके काम करेंगे। तो बोल रहा है कि इंडियन डॉकयार्ड में इसके आने का मतलब है कि ये लॉजिस्टिक कॉपरेशन को बढ़ावा है और वो सब चीज़ों को देखने को हमें मिल रहा है। तो बोला कि इंडिया में मीनवाइल यूएस शिप की जो डॉकिंग है या ग्लोबल एंडोर्समेंट ऑफ इंडियन शिप बिल्डिंग को मिली है यहाँ पर, एंड शिप रिपेयर कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया है। रिसेंट ईयर्स में न्यू दिल्ली ने यहाँ पर शोकेस लगाया था एक प्राइवेट शिपयार्ड्स का, तो पर्टिकुलरली LNT में ये जब चीज़ें जो है वो बताएगी, उसका सिग्निफिकेंस बताएगा और वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल कर। INS विक्रांत के बारे में भी आप सबने पढ़ा था डिटेल में। ठीक है, तो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को एक जो है वो नई उड़ान यहाँ से मिल रही है। पॉलिटिकल सिग्नल भी है ये यहाँ पर, क्योंकि बोला कि जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप का, हम देख सकते हैं कि क्वाड के हम मेंबर हैं जिसमें और कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भी हैं। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि जो भी हमारी इंटेंशन है हमने उसमें ये भी बोला है कि हम स्ट्रेंथन करेंगे लॉजिस्टिक एक्सचेंज को क्वाड मेंबर्स के बीच में। तो न्यू दिल्ली ने इसके लिए एक स्टेप जो है वो फर्दर लिया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर
और रिफ्यूलिंग एंड फॉरेन वॉरशिप एंड ये सब चीज़ें आपकी देखने को मिली। तो बोल रहे हैं कि ये जो है वो मूव है ये एंटी चाइना अलायंस के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको क्या देखने को मिला था कि रिसेंटली जो चाइनीज़ शिप है वो हम्बनटोटा पोर्ट के आसपास सर्विलेंस करती हुई दिखी थी। तो यहाँ पर यूएस की शिप का आना एक अच्छा चांस है कि दोनों जो है वो एक दूसरे को देख सकती है, या चाइना की जो शिप है वो यहाँ पर जो है वो यूएसए की शिप के ऊपर नज़र रख सकती है, इनको कंसर्न हो सकता है, या यूएस से कंसर्न करके अपनी जो है वो इनके ऊपर जो है वो स्पाई कर सकता है। तो इससे जो है वो हमारी जो है वो नाटो का जो है वो यहाँ पर आना भी हो सकता है, और वो सब चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी और वैसे अभी ताइवान और चाइना का इशू चल रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है वो नाटो की भी जो है वो का भी काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए अच्छा है इनका ये जो आपस में कॉपरेशन है। नेक्स्ट हो रहे G20। चलिए, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में G20 के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कब फाउंड हुआ, कितने मेंबर हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, और इसका लास्ट समिट कहाँ हुआ और अगला कहाँ होगा, इसका इंफॉर्मेशन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, आपको पता है कि डेटा की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो डेटा हमारी आज की डेट में एक तरह से फ्यूल बन चुका है। ठीक है, डेटा को हम गोल्ड बोल सकते हैं आज की डेट का। तो बेसिकली जो होलिस्टिक एजेंडा है कि हम डेटा को कलेक्ट कर लें और उसको शेयर करें, मतलब अपने तक रखें, और वो सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो बोल रहे कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो डेटा है वो रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और डिजिटल इकोनॉमीज़ वगैरह बन रही हैं। यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकें। अब देखिए, चाइना बहुत बढ़िया से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो सब ऐप्स को अपनी ही यूज़ करता है जो अपनी कंट्री की होती है, उनका फेसबुक अपना, अपना व्हाट्सएप, और उस वजह से वो उनका डेटा तो सेफ है, मतलब अपने हाथों तक है। बट इंडिया का डेटा का क्या? ठीक है, तो बोल रहे कि ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करें कि ये नेचुरल इम्प्लीकेशन या नेगोशिएशंस की बात करें कि ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स में किस तरह से चीज़ें आपकी चल सकती हैं। ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स की बात क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि डेटा के अनुसार हमारे इंडिया में क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है, अगर ये चीज़ जो है वो बाहर की इकोनॉमीज़ को पता चल रही है तो हमारी इकोनॉमी को जो है वो लॉस हो जाएगा। बोल रहे कि इन जनरेटेड एंड शेयर्ड ग्लोबली एंड नेसेसरली जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं दे एग्जर्ट मोर कंट्रोल ओवर द यूज़, कि उसके कंट्रोल पर जो भी शेयरिंग है, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा है वो नहीं हो, इसकी कोशिश करते हैं। तो ITIF की बात कर रहे हैं, ITIF के अनुसार जो डेटा है लोकल लॉस हैव मोर देन डबल्ड फ्रॉम 2017 to 21, कि यहाँ पर इनके लिए जो भी लॉज होते थे लोकलाइज्ड लॉ वो अब डबल हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, क्योंकि डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बोले कि क्रिएशन ऑफ सिंगल डेटा मार्केट, की सिंगल डेटा मार्केट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोले कि हम इसको इसकी जो डिफरेंसेस हैं उनको अगर हम रिलैक्स कर दें तो सेल्फ रेगुलेशंस बाय फर्म, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया है रिसेंटली इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि प्रमोट करेगा कंपटीशन अमेरिकन इकोनॉमी में। और क्या करेंगे ये एंटी ट्रस्ट पॉलिसी टू मीट चैलेंजेस पोज बाय राइज इन डोमिनेंट प्लेटफॉर्म एंड सर्वेलेंस और ऐसी चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर डिजिटल रूल्स जो कि पूरा देखेंगे डेटा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन का निकल करके आया और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कलेक्टिव डेटा अपने यूज़ के लिए किस तरह से लाएंगे वो बात कर रहे हैं। तो बोले कि डेटा मार्केट राइज करती जा रही है। तो यहाँ पर बोला है कि इंडिया कैसे इन सब चीज़ों में नेगोशिएट कर सकता है G20 में। तो बोला G20 जो है वो आपको एक वायबल प्लेटफॉर्म दिख सकता है जो डेटा को डिस्कस करे, पर्टिकुलरली जो शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द सिमिलर सीमिंगली कन्वर्जिंग पोजिशंस ऑन द डेटा गवर्नेंस अमंग G7 पावर्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है हमारे लिए डेटा को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि डेटा सोवरेनिटी की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रांडिशिंग हो रही है कि जस्टिफाई करें डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग को, ठीक है, बर्निशिंग दिस स्टांस एट वेरियस इंटरनेशनल डिस्कशंस की जो भी
जो भी चीज़ें चलती आ रही है फैशनेबल अक्रॉस नदर्न जुरिडिक्शन या जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं सिंस 2017 इंडिया हैज़ अटेम्प्टेड टू इनक्यूबेट गवर्नमेंट फॉर नॉन पर्सनल डेटा एंड पर्सनल डेटा, ई कॉमर्स रेगुलेशन वगैरह, या एआई को भी काम कर सकता है। आप देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में होगी वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उतना ही इंटेलिजेंसी से वो काम कर पाएगी। तो यहाँ पर डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और डेटा की अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन है कि हम डेटा को किस तरह से जो है वो डिफरेंट व्यूज़ में एक्सप्रेस करें और जो है वो बिना वायलेट किए हुए। तो ये सब चीज़ें आपकी निकल के यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि व्हाट इज़ कॉजिंग आर्टिक वार्मिंग, कि आर्टिक वार्मिंग किस तरह से हो रही है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ग्रीनलैंड की आइस शीट मेल्ट हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेल्ट होने के कारण ये अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि 2021 जो है वो आर्टिक का 7th वार्मेस्ट ईयर जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है आर्टिक रीजन में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण जो सरफेस एयर टेम्परेचर है उसकी जो नेट रेडिएशन बैलेंस है वो अभी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है नॉर्थ और साउथ पोल्स पर, और यहाँ पर हमें मेल्टिंग या ऐसी चीज़ों को देखने को मिल रहा है, एम्पलीफाई हो रही है हमारी वार्मिंग। तो बोल रहे कि मई 2021 में आर्टिक को मॉनिटर किया गया एन असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा एंड हैड वार्न्ड दैट आर्टिक जो है वो 3 गुना ज़्यादा तेजी से जो है वो वार्म हो रहा है। तो सेवरल ईयर्स ऑफ द ग्रीनलैंड आइस शीट आपको पता है कि मेल्ट हो रही है अलार्मिंग रेट से, वो भी जुलाई 15 और 17 के बीच में 2022 में इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प स्ट्राइक इसमें देखने को मिला है। तो बोल रहे कि इंडियन एंड नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने यहाँ पर सब चीज़ों का पता लगाया है। ओके, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है उन्होंने एक स्टडी पब्लिश किया किसमें, कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में। तो यहाँ पर बोला कि जो आर्टिक हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और ये हमारे लिए कंसर्न है। तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन होता क्या है इसके बारे में हम चीज़ों को जान लेते हैं। तो बोला कि ग्लोबल वार्मिंग जो लॉन्ग टर्म हीटिंग की वजह से हुआ या अर्थ के सरफेस के ऊपर एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस के कारण हुआ या फिर प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे भी जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर बोले कि ये चेंजेस जो विटनेस हो रहे हैं प्लैनेट के ऊपर ये आपके सरफेस एयर टेम्परेचर या नेट रेडिएशन बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपकी क्या आ रही हैं, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन में आ रहा है। तो बोल रहे कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन कॉजेज होते हैं वो इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। आइस एल्बेडो फीडबैक जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिसको आइस एल्बेडो नहीं पता वो यहाँ पर देख लो। बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी बर्फानी इलाके में जाते हैं, ग्लेशियर पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी आइस जो है वो इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप क्या करते हैं, आप ग्लासेस पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइस में जो सन रेज पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आइस एल्बेडो। उसकी वजह से भी जो फीडबैक रेट है वो बहुत ज़्यादा लैप्स हो रहा है एंड वाटर वेपर फीडबैक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो बोले कि सी आइस या स्नो जो है उसमें हाई एल्बेडो देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट वो बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड ये आपका रिफ्लेक्शन जो है ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है वाटर और लैंड में। एंड आर्टिक के केस में ये जो वार्मिंग है इसकी वजह से जो है वो सी आइस हमारी डिमिनिश होती हुई दिख रही है, सी आइस हमारी मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर बोला इसका रेट क्या है, इसका रेट 40 to 15% एंड 15% एम्प्लीफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ निकल करके आ रही है। तो बोल रहे कि अभी प्रीवियस स्टडीज़ क्या बोलती थी, तो ये बोलती थी कि आइस एम्प्लीफिकेशन जो है वो वेरियस रेट्स में हो रहा है। तो स्टडीज़ ने ये बताया कि आर्टिक जो है वो वार्म हो रहा है ट्वाइस द ग्लोबल रेट प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ 21 जनवरी, कि उससे जो है वो दुगना हो रहा है 21 जनवरी सेंचुरी के पहले का जो था उस रेट से दुगना रेट से ये अभी जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो आर्टिक सरफेस में ये टेम्परेचर जो है वो काफ़ी समय से बढ़ता आ रहा है। तो मई 2021 में जो है वो फिर से इसको मॉनिटर किया गया AMAP के द्वारा। तो बोला कि ये इन्होंने वार्निंग दी है कि आर्टिक जो है वो 3 टाइम जो है वो क्विकर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है,
ठीक है, तो ये चीज़ बोली जा रही है। रीसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन में जो है वो स्टीप चेंजेस देखने को मिले 1986-1999 में विद रेशियो ऑफ 4.0, ठीक है, तो ये जो है वो 4 टाइम फास्टर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि आर्टिक वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ इससे हो सकती है, ये साइक्लिकल मॉडल में हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या बोल सकते हैं कि ग्रीनलैंड की जो शीट है वो मेल्ट हो रही है अलार्मिंग रेट के ऊपर, ठीक है, जो भी जिससे ये एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड सी आइस जो है वो रिमार्केबली यहाँ पर लो देखने को हमें मिल रही है, ठीक। तो बोले कि ग्रीनलैंड के आइस शीट में जो स्पाइक हमें शार्प स्पाइक जो हमें देखने को मिला है जुलाई 15 से 17 में इस साल में, तो ये अनयूजुअल है। अनयूजुअल समर टेम्परेचर को ये दिखाता है। तो 6 बिलियन टन्स ऑफ आइस शीट पर डे के हिसाब से मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में ये कंसर्न जो है वो जताया जा रहा है। इससे हमारे फ्लोरा फोना दोनों को ही एक तरह से खतरा हो सकता है। बोले ग्रीनलैंडिक आइस शीट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस जो है वो होल्ड करते हैं अंटार्कटिका के बाद में, और 2019 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ द राइज इन द सी लेवल एंड 1.5 मीटर्स जो है वो यही देखने को मिला, क्योंकि ग्रीनलैंड की आइस शीट जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। तो बोले कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप देखिए, इंडिया आपका एक मॉनसूनी सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मॉनसून रहता है, ठीक। तो बोल रहे कि यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो एक लिंक है जो ग्रो करता है इम्पोर्टेंस ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर एंड इवेंट्स इन द कंट्री, ये हैवी रिलायंस आपका करता है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। आपको पता है कि रेनफॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे किसान रिलाई करते हैं। तो 2021 में जो है वो इंडियन और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये चीज़ बताया कि ये जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट है लेटर हाफ ऑफ द मानसून इन द सितंबर एंड अक्टूबर जो चीज़ें होती हैं, तो चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ड्यू टू डिमिनिशिंग सी आइस, तो इस सी आइस के कम होने की वजह से यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो है वो हो सकते हैं। 2014 में बोला इंडिया ने जो है वो इंडाक को डेवलप किया, तो बोला कि उसको डिप्लॉय किया। तो बोला इंडिया का जो फर्स्ट मोड अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी था आपका कोंगफोर्डन में, तो बोला कि ये जो था इसको मॉनिटर करना, इसके इम्पैक्ट्स वगैरह देखना आर्टिक ओशन के, और वो सब चीज़ों को बताया जा रहा था। तो जो भी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो बताती है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 जो है वो सी लेवल को देख रहे हैं अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट एंड ग्लोबल एवरेज ऑन द प्राइमरी रीज़न, कि यही जो है वो इसका प्राइमरी रीज़न हमें देखने को मिल रहा है कि आपकी ये जो है वो मेल्ट होती ही जा रही है ग्रीनलैंड की आइस शीट। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अभी बात कर लेते हैं आज के MCQs की। बोला विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च स्माइल 75 इनिशिएटिव, तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे लॉन्च किया है ताकि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल एंड लाइवलीहुड एंटरप्राइज को देखा जा सके, यानी इसके अंडर इसको लाया जा सका है। यहाँ पर जो है वो जो एक्ट ऑफ बैंकिंग में लोग आते हैं उनको रिहैबिलिट करने के बारे में बात की जाती है स्माइल 75 के अंडर। बोला उदार शक्ति हमने किसके साथ में एक्सरसाइज की, तो ये की हमने मलेशिया के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। बायलैटरल एक्सरसाइज थी, इसमें सुखोई 30 को यूज़ किया गया। नेक्स्ट बोला CPI जो है वो बेस इन्फ्लेशन बेस कितना है हमारा, तो 6.71% आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, बाकी कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।